हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हीट ऑफ वैल्केनो। दिस इज सौरभ सिंह। रात के बज रहे 11:30। कल है कारगिल दिवस। बेसिकली कल है 26 जुलाई। आज ही के दिन जो कारगिल वॉर थी वो ऑफिशियली ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूं। और कल ऑफिस है तो आज रात को ही रिकॉर्ड करना पड़ा। एनीवे, कारगिल वॉर इसलिए बड़ा ज़रूरी मानता हूँ मैं इंसिडेंट। मतलब एक्चुअली जब से इंसान का जन्म हुआ, मतलब कहते हैं जब से ये सृष्टि है तब से लड़ाइयाँ एक हमारी मानव सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक अहम पार्ट रही हैं। और ऑब्वियसली वॉर्स का एक पॉजिटिव ये होता है कि आप उससे इवॉल्व होते हो, उससे कुछ सीखते हो। ये एक बेस्ट पार्ट होता है, इसके अलावा कोई बेस्ट पार्ट नहीं होता। जब तक इंसान रहेंगे, ये धरती रहेगी, जीवन रहेगा, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। कारगिल वॉर को मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मानता हूँ इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कारगिल वॉर के बाद में अभी तक इंडिया उतना यूनाइटेड हुआ। मतलब जो मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूँ। ऑब्वियसली कारगिल वॉर के टाइम पे मैं छोटा था। हाँ, 26/11 हुआ था, कोई भी और भी इंसिडेंट्स हुए थे, बट जितना यूनाइटेड मैंने कारगिल वॉर के बारे में सुना था या देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, तो उसके बिहाफ मैं ये कह सकता हूँ कारगिल वॉर वॉज द लास्ट इंसिडेंट जिसमें पूरा का पूरा इंडिया यूनाइटेड था। मतलब उसमें आपकी आर्म फोर्सेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, समाज के सारे लोग, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, सबको इन्वॉल्व था। और अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई थी इंडिया को कारगिल वॉर में। अराउंड 3000 के आसपास लोग मारे गए थे। ज़्यादातर अच्छे रैंक के लड़के थे। IIM देहरादून में इनकी स्कूलिंग होती है, वहीं से वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। नई नई हायरिंग थी, वो लोग ज़्यादा मारे गए थे और वो लोग लीड कर रहे थे। ये नहीं कि नॉर्मली आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में ये कल्चर रहा है कि लीडर ही लीड करता है, पीछे से लीड नहीं करता, आगे आगे चलता है। ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये हमने शायद ब्रिटिशर से सीखा है, अंग्रेज़ों से सीखा है। आप इतिहास बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। आप इतिहास से सिर्फ सबक ले सकते हो। तो एनीवे, मैं शुरू करता हूँ इंसिडेंट। कारगिल वॉर कहाँ से हुआ? तो बेसिकली कहानी ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। हर किसी को ना एक पाकिस्तान से प्रेम, आप कोई भी उस कुर्सी पे पहुँचेगा ना तो ये चाहेगा कि आसपास स्टेबिलिटी रहे, सुख शांति रहे, सो दैट आपका फोकस एज अ कंट्री का माइंडसेट आप कुछ अलग डायरेक्शन में फोकस करो। 70-75 साल तो हमने गंवा दिए पाकिस्तान को फोकस करने में। अब पता चला कि दुनिया में तो और भी चीज़ें हैं। बस चाइना है, चाइना ने बीच में आपसे ज़मीनें ले ली, और भी मसले हैं। कब तक हम पाकिस्तान में उलझे रहेंगे? और बड़ा दुश्मन रहेगा तो हमारी भी तरक्की बड़ी होगी। ह्यूमन साइकी होती है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के आगे, और कहीं ना कहीं है तो हमारे लोग ही यार, क्योंकि है इसी ज़मीन का टुकड़ा वो भी। और एज अ इंडियन मुझे तो यही लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं। मुल्क अलग है, जो भी है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। वो भी बीजेपी ने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया था, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो नेहरू को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। पॉलिटिक्स में मैं बचना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, क्योंकि इतने अहम पोजीशन के लोग होते हैं कि उनका नाम आता ही आता है। बॉडी दिख रही हमारी, उनका नाम आता ही आता है, तो उनका नाम लेना पड़ जाता है। अपने ये लेके गए, बस ये हुआ कि भैया बढ़िया यारी दोस्ती रहेगी, हैं, अपना ओपन कर देंगे दोनों बॉर्डर ओपन कर देंगे, लोग आएंगे जाएंगे, फ्री ट्रेड होगा। जो भी था, विजनरी सोच थी। उधर से इनका प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ। तो शरीफ तो थे, लेकिन शरीफ साहब के पास में थोड़ी कमीनापंथी भी थी। तो फरवरी में ये लेके गए थे बस अपनी, और बीच से उसके पहले ही दिसंबर 1998 में के आसपास में वहाँ के 4 जनरल थे जिनको FAB 4 बोला जाता है। इनका नाम था जनरल मुशर्रफ, जनरल अजीज़, एक जनरल महमूद और एक और कोई थे। इन चारों लोगों ने प्लान बनाया था कि जब सर्दियाँ होती हैं, माउंटेन्स की जो पीक होती हैं हाइट पे, मतलब 17-18 हज़ार फीट, वहाँ पे जब फौज नीचे आ जाती है तो हम इनका कैप्चर कर लेंगे। अब वहाँ पे कैप्चर कोई नॉर्मल तालिबान या फिर कोई नॉर्मल टेररिस्ट के बस की बात नहीं है, एक नॉर्मल सिविलियन के बस की बात ही नहीं है। वहाँ पे सर्वाइव कर पाना और वहाँ पे लड़ाई लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी देश का हिस्सा है।
मेरे आपके जैसे लोग ही उस तरफ हैं। तो हम लोगों में इस खून में मजबूती है। ये तो अंग्रेज, एक छोटा सा ऑफ द टॉपिक हो रहा हूँ, बट कवर करना ज़रूरी है। आजकल जैसे माहौल है, लोग अगर आप देखो हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही है, आपस में ये बताएंगे हम ये हैं हम वो है, वो कहेगा मैं तोप हूँ, वो कहेगा मैं तीरंदाज हूँ, वो कहेंगे तुम लोग तो कुछ नहीं, असली हम हैं। ये लोग कहाँ चले गए थे यार जब एक कुछ ब्रिटिशर्स इन पे राज कर रहे थे। हिंदू बताएगा मैं मुसलमान से बेटर हूँ, मुसलमान बता देता है कि मैं इनसे बेटर हूँ, तुम तो काफिर हो। वो हिंदू समझता है उनको गंवार। किसी उनको धर्म को मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा कि भैया जेल वेल डाल देंगे। तो हर कोई अपने आप में फन्ने खां बना है, लेकिन जब किसी गोरे की बात आती है तो गोरे की सारे चाटते हैं, वो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश। जब बात गोरों की आती है तो सब के सब, चाहे पंजाबी हो, नॉन पंजाबी हो, यूपी वाला हो, साउथ का हो, सब जितने लंबरदार होते हैं झंडा खड़े किए रहते हैं, जो गोरी चमड़ी देखते ही ये सरेंडर हो जाते हैं, ये सरेंडर हो जाते हैं हर कोई। मैं खुद एक राजपूत फैमिली से मैं पैदा हुआ हूँ, जो भी है मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। अनटिल अनलेस मैं भैया इनलाइटेड नहीं हो जाता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं हो जाता परमात्मा का, तब तक तो मेरी पहचान यही है। बात समझ आ रही मेरी तब तक मेरी पहचान यही है। खुद मेरा ये मानना है, खुद मैं थोड़ा भटक गया यार। हाँ, तो मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक राजपूत फैमिली से हूँ, हिंदू हूँ। लोग आज के टाइम पे बातें करते हैं कि फलाने मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ दिया, औरंगजेब, मुसलमानों मतलब औरंगजेब को बोलते हैं, मुसलमानों को नहीं बोलते, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। औरंगजेब ने ये कर दिया, गोरी ने ये कर दिया, इतने इतने जो है मंदिर तोड़े गए, ये तोड़े गए। यार हम अगर इतिहास में पीछे जा रहे हैं तो हम सीधा मुग़लों के पास क्यों जंप करते हैं? मतलब हम 47 में क्यों नहीं आते? मतलब एक अंग्रेज़ों का भी तो दौर था। आपके मंदिर भले ही तोड़ दिए गए हों, मंदिर आपके तबाह कर दिए गए हों, लेकिन आप कभी हिंदू कभी झुका नहीं। हिंदुओं ने मुसलमानों को दुश्मन बना लिया, जो कि बनना स्वाभाविक था। नहीं, कोई भी दूसरा पर्सन आपसे अलग ऐसी हरकतें करेगा, आपके साथ ऐसा करेगा, तो नफ़रत तो होनी जायज़ है। लेकिन आपको कभी झुका नहीं पाए वो, चाहे कोई भी मंदिर तोड़ा। झुकाया तो आपको असल में अंग्रेज़ों ने क्या बोलते हैं वो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भरा आप में। हम में असली हीन भावना तो उन्होंने भरी। मुग़लों ने मंदिर तोड़ डाले, सब कुछ तोड़ डाले, जो भी किया, झुका नहीं है देश। असली वहाँ से झुका, क्योंकि उन्होंने यहाँ से खेला। उन्होंने आपकी ज़हनियत में बिठा दिया कि ये जो आप कर रहे हो आप मूर्ख हो। उन्होंने आपकी पहचान मिटाई। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुस्लिमों के साथ किया, ऐसा उन्होंने सिखों मतलब सरदारों के साथ किया, हर कम्युनिटी के साथ किया। पहले भारत में उन्होंने हर एक कम्युनिटी को हराया, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो जाट हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो मुग़ल हों, सबको हराया। और उसके बाद जो एक होती ना, जैसे मैं बोलूँ मैं राजपूत हूँ लेकिन मैं हारा हुआ राजपूत हूँ, तो मुझे ना अपनी प्राइड को कहीं पर दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। तो जिसने मुझे हराया मैंने उसके लिए नौकरी की। वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के लोग मारे गए, वर्ल्ड वॉर 2 में लोग मारे गए। आज भी हमें गोरे की एक शाबाशी सुनने के लिए हम लोग मरे जा रहे होते कि गोरा हमें शाबाशी दे दे। और ये फैक्ट है, किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, मैं तो मानता हूँ। इन्हीं हरामजादों ने ये देश बनाए। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा इन्हीं का फैलाया हुआ रहता है। इन्होंने ही फैलाया। आज चाइना वाली मुसीबत खड़ी रखी दुनिया में, सब यही किया। और ये भुगतेंगे अपने कर्म खुद ही, टाइम आएगा। इन्हीं में फटाफट आता हूँ। 1998 में सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका था, और फरवरी में 99 में अगले साल मतलब 2 महीने बाद ही वाजपेयी जी को अपनी बस लेके आनी थी, बस यात्रा शुरू करवा रहे थे वो। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी और इंडिया में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो अगर वो चाहते हैं कि रिटेलिएशन रहे, थोड़ा घिस्सा पिटी रहे, तभी तो उनका अपना अस्तित्व, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस इसी चीज़ से बनी है। तो आप अगर उठा के देखोगे पास्ट में, जब जब पाकिस्तान की तरफ से कोई, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने या वहाँ के कोई सिस्टम ने कुछ इंडिया के साथ बात बनाने की कोशिश की है, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश की है,
तो कुछ फोर्सेस ने या तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कराया है या फिर उस चीज़ को मतलब पटरी से उतार दिया। आज भी ऐसे स्टेटमेंट आपको पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से मिल जाएंगे, मिस्टर शहबाज शरीफ से, जबकि उस मुल्क की हालत 2 कौड़ी की भी नहीं है। मरे जा रहे हैं भूखे, लेकिन फिर भी मेंटेन करना है वो, क्योंकि कई पावरफुल लोगों के लिए उसकी एग्जिस्टेंस, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होनी, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस इसी बात पे है, इसी बिहार पे है। एनीवे, लोग, मैं आज ये कारगिल वाली बात इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि ये जनरल मुशर्रफ ने करवाया था, यही 4 लोग थे, लेकिन नहीं। मैं आपको कोट कर सकता हूँ, नजम सेठी का एक एपिसोड आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, देखना। पूरी इन्वॉल्वमेंट नवाज़ शरीफ की रही है। इनको लगा कि मैं कश्मीर में ना कुछ वो करा दूंगा, प्लान पहले बताया कि मैं ये उन्होंने ये नहीं बताया मुशर्रफ ने उसको कि हमारे रेगुलर रेंजर्स जा रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि मुजाहिदीन वगैरह ही हैं, थोड़ा सा बॉयल अप कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। तो उसने भी सोचा कि जब उधर से अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे तो मेरे पास बार्गेनिंग चिप होगी, थोड़ा मैं भी पावरफुल होऊंगा। शुरुआत में उसने पूरी इजाज़त दी। मई में ये भारतीय फ़ौज को पता चला किसी गरेडिये से, अदरवाइज़ इनको बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि वहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, इसका भी बहुत बेसिक कारण है, फटाफट कवर कर लेता हूँ। हमारे यहाँ की एक पुरानी आदत रही है कि हम लोग ना आसान रास्ता ढूंढते हैं, इंक्लूडिंग मी। उसको हम अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। जैसे हम लोग बॉर्डर पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बसाएगी, हम लोगों ने पहले की थिंकिंग रही है कि थोड़ा सिविलियंस को दूर ही रखो। अभी भी कोई बात होती है, हम लोग ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा लोग ना आए। क्यों भाई? लोगों का देश है। अगर लोग ही नहीं जाएंगे, लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, और वहाँ हो रहे करप्शन के बारे में कैसे पता चलेगा? तो लोगों को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो या जो भी हो। अब भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, तिब्बत के आसपास में वहाँ के लोकल फोर्सेस को खड़ा कर रही है। तो सेम ऐसे पाकिस्तान ने भी स्ट्रेटजी की, गिलगित बाल्टिस्तान से लोगों को उठाया, वहाँ के लोकल लोगों को उठाया जो कि आर्मी के अपने ट्रेंड लोग थे, और उन्होंने भैया घर आके दिसंबर के आसपास से उन्होंने अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। पोजीशन इन द सेंस कि वो टॉप पे बैठे हैं, आपको नीचे से आना है, और उन्होंने एक हाईवे पकड़ रखी थी, नेशनल हाईवे नंबर 1। मैं लद्दाख कभी जा नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसे घूमना फिरना पसंद नहीं बिना पर्पज़ के। तो जाऊंगा, पर्पज़ है लद्दाख जाने का, देखो कब पूरा होता है। तो NH1 को वो टारगेट कर रहे थे, सो दैट NH1 से ही जो आपका कश्मीर और आगे लद्दाख जुड़ा हुआ है, सियाचिन, वहाँ तक का जो मूवमेंट था वो रोक सके। एक भी मतलब पिन पॉइंट आर्टिलरी, मतलब वो तोपखाना होती है, उसकी फायरिंग आ रही थी। इतने की पॉइंट्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। दिसंबर से शुरू हुई थी। नवाज शरीफ को जानकारी पूरी थी, वाजपेयी जी है फरवरी में। हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, वाह 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 वाह। 5 मई 1999 को, मैं ज़्यादा डेट पे नहीं जाऊँगा, 5 मई 1999 को पहली बार भारत को पता चला एक गरेडिये की मदद से, काशी दयाल नाम था उनका शायद, कि अरे भैया तो घुस गए हैं। अच्छा, वो भी ससुरे जब आए, पाकिस्तानी जब अंदर आए, तो उनका प्लान था कि कुछ 10-20 बंकर ले लेंगे, लेकिन पूरी पोस्ट खाली थी, तो वो घुसते चले आए। तो आगे बढ़ते गए और काफ़ी अंदर तक आ गए थे, लगभग 10 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। बीच में मुशर्रफ का दौरा भी लगा था, और हम लोग बिल्कुल, हमारी इंटेलिजेंस ने उस टाइम पे बिल्कुल कोई हमें कानो कान खबर ही नहीं हो रही थी क्या हो रहा है, उम्मीद ही नहीं थी किसी को पाकिस्तान से। 5 मई को हमें खबर मिली, 5 मई को पहले पेट्रोल पार्टी गई, गायब। और वो पूरी वैली पे आप सोचो कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं हर जगह, किलोमीटरों के इलाके में, उसमें 12 से 13 लोग आ रहे हैं। तो वेट, ऑब्वियसली एक दिन की चढ़ाई होती है, वेट कर रहे हैं, एक तरीके से मौत आपका इंतज़ार कर रही थी। तो 5 मई 1999 को पहली बार अमित भारद्वाज नाम था उनका, लेफ्टिनेंट थे, उनकी पेट्रोल पार्टी पहली बार गायब हुई। क्योंकि वो एरियाज़ इतने टफ़ हैं, इतने टफ़ टेरेन्स हैं कि कैजुअलिटी कभी भी आपकी किसी भी कारण से हो सकती थी। एक और पेट्रोल पार्टी गई कुछ 6 अगले दिन या एक दिन बाद, 6 या 7 को, वो भी गायब हो गई। और पाकिस्तानी उनको आने देते थे, फिर उनको पकड़ते थे और तड़पा के मारते थे। अच्छा, तड़पा के क्यों मारते थे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे ये तालिबान वाला, मुजाहिदीन वाला स्टाइल है, या जो भी है, वो उनका मोटिव था शायद खौफ पैदा करना इससे जो फोर्सेस हैं। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सब कुछ
खुल्लम खुल्ला होती है। मोरालिटी, एक सोल्जर और एक टेररिस्ट में यही फ़र्क होता है शायद। एक सोल्जर लड़ता है रिस्पेक्ट के लिए, प्राइड के लिए, और एक टेररिस्ट लड़ता है मारने के लिए। शायद मोटिव का फ़र्क होता है, अदरवाइज जान तो वो भी लेता है, जान ये भी लेते हैं, बस एक मोटिव का फ़र्क होता है। तो मैं पहुंच गया हूँ 7 मई 1999 को। वाजपेयी जी का इन्होंने काट दिया है और कट गया उनका, और हमें कोई पता नहीं, हमारी फोर्सेस मान भी नहीं रही थी कि पाकिस्तानी आर्मी घुसी पड़ी है। हम भी यही मान के चल रहे थे, इसी डिलेमा में थे कि भैया ये तो कुछ मुजाहिदीन हैं, और इसीलिए छोटे छोटे ग्रुप्स में जा रहे थे। अच्छा, जब वॉर शुरू होती है तो फौज लड़ाई का एक नियम होता है, पहले जिसके यहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ के एरिया में लड़ाई हो रही है, वहीं के लोग दिखें। ऑब्वियसली पंजाब को हम लोग शोल्डर ऑफ इंडिया बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वो बॉर्डर पे आता है। पंजाब ने सारे अटैक देखे हैं। जब कारगिल वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले उधर के लड़के मतलब आपके हिमाचल प्रदेश के लड़के होते हैं। रेजिमेंट अलग अलग होती हैं बट ज़्यादातर जवान इधर के ही होते हैं। तो हिमाचल के लड़के थे उसमें, आपके हरियाणा के लड़के थे और आपके पंजाब के लड़के थे। इनको लिटरली झोंका गया है, मतलब आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी और आप इनको झोंक रहे थे जस्ट डेस्परेटली कि पता तो चले क्या हो रहा है। और चूँकि वो इतने नंबर्स में थे, पूरी वैली में फैले हुए थे, वो आराम से बुलाते और यहाँ मारते थे। 9 मई 1999 को हिमाचल का ही लड़का था, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया उनका नाम था। उनके बैटरी लो होने वाली है, उनके साथ भी यही हुआ। उनको आने दिया, उसके बाद उनको कैप्चर किया, उनको तड़पाया और उसके बाद उनकी बॉडी पूरे वैली में हेलीकॉप्टर की मदद से ऐसे खिंचवा दिया। हेलीकॉप्टर नहीं था, शायद कुछ और ही इस्तेमाल किया था उन्होंने, बट ऐसे पूरी वैली में उनकी बॉडी को, जो 8-9 लोग थे, उनकी बॉडी को फैला दिया गया था। जस्ट पर्पज़ उसका यही था कि फौज डर जाए, ऊपर आने की हिम्मत ना करे, अगर ऊपर आए तो तुम्हारा ये हाल करेंगे। वॉर अभी भारत ने शुरू नहीं की है, भारत अभी ट्रॉमा में है। लीडरशिप को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुजाहिदीन हैं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। और कुछ डेट्स मैंने नोट किए थे, एक बार मिला लेता हूँ। भारत ने जो अपना पहला, अच्छा बीच में फिर इन्होंने क्या किया था, बीच में इन्होंने जम्मू में आर्टिलरी, वो तोप खाना, उससे फायरिंग करते थे। और जो आसपास के एम्यूनेशन डंप होते हैं जहाँ पे आपका गोला बारूद रखा जाता है, क्योंकि आप ऊपर बैठे हो, पूरी वैली दिख रही है, आपको कहीं से भी मैथमेटिक्स लगनी सिंपल, इतने एंगल से फायर करो, लोकेशन दो, धाड़ उड़ गया। पहले दिन उन्होंने जब आर्टिलरी का फायर खोला था तो हमारा 120 करोड़ रुपए के आसपास कहते हैं नुकसान हुआ था। पूरे दिन वो एम्यूनेशन डंप हमारा जला था। इंडिया शॉक में था, इंडिया गुस्से में था, वाजपेयी जी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो गए थे। और कुछ टाइम पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं चाहती थी। होता है, कई बार आप अपोजिशन में होते विरोध करते हो। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक माने गए हैं वो पंडित नेहरू ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले पहचाना था, जिनको हम लोग आज की डेट में नॉर्मल यूज़ का मानना ये, वो तो बड़े सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, सॉफ्ट नहीं थे। छोटी सी और एक बात बता देता हूँ, इंडिया चाइना के वॉर में उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, चीनियों के सामने खड़े थे। हाँ, हम उतने कैपेबल नहीं थे उस टाइम पे, इतने इक्विप्ड नहीं थे कि लड़ पाते, ना हमारी ट्रेनिंग थी और हम हार गए पूरी तरीके से। आते हैं वापस 99 में। वाजपेयी जी का हाल आपको बता दिया। 9 मई 1999 को ये कांड कर दिया इन लोगों ने। फौज गुस्से में थी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को कि करना क्या है। मैंने लोकल वाली बात शुरू की थी, तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ के पंजाब, हिमाचल मतलब उस और हरियाणा के लड़के थे। तो अगर मैं फ़ौज की भाषा में बात करूँ, जो रेजिमेंट लगी थी वो आपकी लगी थी 16 ग्रेडियर। ज़्यादातर आपके यूपी वेस्ट हरियाणा के लड़के मिलते हैं। 3 पंजाब, ज़्यादातर पंजाब के लोग मिलते हैं वहाँ पे। कार्ड से अलग होती हैं चीज़ें, और फ़ौज का ये वाला सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं, बट इतना सिंपल नहीं है। और आपका लगा था, एक और लगा था, नहीं शुरुआत में यही दोनों लगे थे।
16 ग्रेनेडियर और 3 पंजाब। बाद में जब लड़ाई शुरू करनी थी इंडिया को, तो उन्होंने बुलाया गोरखाओं को, भैया आओ छोटे वालों, आओ तुम्हें करो इनका गोरखाली, शुरुआत करो। और इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होगा कारगिल में, फिर इंडिया ने कैसे जवाब दिया उनको। आज का मेरा बस ये वीडियो शूट करने का पर्पज़ इतना था कि नवाज़ शरीफ को पूरी जानकारी थी, वो इस वॉर में इन्वॉल्व था, शुरू से इन्वॉल्व था, वाजपेयी जी के बस यात्रा से पहले इन्वॉल्व था। और नवाज़ शरीफ जो है वो भेड़िया टाइप का इंसान है। मतलब एक होता है कि आप अगर आप मास्टरी हो आपका नकाब पहनने में, कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, जैसे इमरान खान था बड़बड़ी, तो वो जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ वो कर देता है, और हल्का व्यक्तित्व का था। नवाज़ शरीफ बहुत शातिर दिमाग का था और है। एक राजनीतिक बड़ा राजनेता ऐसे ही होता है कि चेहरे पे कुछ और अंदर से वही डिप्लो हंस के मिलना। और भारत का बड़ा नुकसान हुआ उसमें। कुछ पॉइंट्स मैं देख लेता हूँ, कुछ मिस तो नहीं हुए। ये वैसे पता है ये जंग शुरू कहाँ से हुई, मैंने बताया तो था दिसंबर में शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले भारत ने सियाचिन में ऐसे ही कब्जा किया था। सर्दियों का टाइम था, पाकिस्तानियों ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया था पहले, और फिर हमने इंतज़ार किया उनके सर्दियों में उनके नीचे जाने का, और फिर चढ़ के जो लक्ष्य पिक्चर बनी हुई है, सूबेदार बाना सिंह परमवीर चक्र विजेता है, जीवित हैं आज, अभी शायद डेथ हो गई मुझे पता नहीं है, बट जिंदा थे उस टाइम पे जब मिला था। लक्ष्य पिक्चर की जो चढ़ाई दिखती है वो सियाचिन ग्लेशियर की वो वाली लड़ाई है जो 1980s में लड़ी गई थी, 80s के दौर की लड़ाई थी। बाद में पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटजी हम पे अपनाई कारगिल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। ये मेरा पहला व्लॉग है, थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, पता नहीं कैसे मर रहा है। 1 टेक में बना रहा हूँ, फ़ोन की मेमोरी बहुत कम है, तो थोड़ा बताना भाई, कमेंट वमेंट करना। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक से एक कहानियाँ है कारगिल में यार। आपको यहाँ पे कई बार तो ऐसा हुआ ना कि आपकी बेइज्जती हुई है, आपको लात पड़ रही है, आप फौज के अंदर भी होता ना कि अरे ये तो डरपोक लोग हैं, ये रेजिमेंट तो पीछे हट रही है, लेकिन बाद में उसी रेजिमेंट ने जीता। या कई कुछ मुस्लिमों का भी जिक्र आता है इसमें, नागाज भी हैं, तमिलनाडु के लोग भी हैं, पूरा इंडिया मिलिटरली यूनाइट हुआ था। और इस जगह पे जब यहाँ पे कोई बैठा हो और आपको नीचे से खाली कराना हो, लड़ने के लिए जाना हो, पैक होके जाना हो, सामान लेके जाना हो, मैं वीडियोज़ अगली जो डालूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि उनके पास गन्स कौन थे, और वो जब फायर करती हैं तो क्या हाल होता है। अब आप सोचो सिद्धू मूसेवाला के पास कि जब अभी मर्डर हुआ था, उसमें एक असॉल्ट राइफल ने पूरी थार भेद के रख दी थी, राइफल एक, वो तो MMG लेके बैठे थे, LMG लेके बैठे थे। एक और इसमें कारगिल वॉर का एक और इंसिडेंस है कि हमने उस टाइम पे अपनी गन बना ली थी, दैट वाज कॉल्ड इंसास राइफल, AK-47 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई गई थी। उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, प्लस या माइनस, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो वॉर के हम डिटेल में जाएंगे, टेक्निकल डिटेल में जाएंगे, और इमोशनल भी बहुत इमोशनल ट्रू स्टोरी में से एक है। बताना अगर अच्छी लगे तो मैं कोशिश करूँगा ऑफ रोड के साथ ये सीरीज़ भी शुरू करने का, जो कि इस चैनल का पर्पज़ रहा है। अलग से चैनल ना बनवाओ हमसे, इसी में मान जाओ, इसी में देख लो भैया, बहुत मेहनत लगती है। अब सवेरे रात हो गई है, सवेरे फिर ऑफिस भागना है, अब वर्कआउट करके रात में खाना पीना खा के फिर बना रहा हूँ, एडिटिंग भी करनी होती है। तो देखो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट करने मतलब बस देख लो, और क्या, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, यही सपोर्ट है। हम कौन सा कह रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसा डालो, समझ आए तो ठीक है, चलो बाय।